तो लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन पढ़ी थी, है ना। और मेरा पेन टैब काम नहीं कर रहा, तो आज प्रेजेंटेशन से काम चलाना पड़ेगा। ओके। ओके। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हमने कुछ प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े थे। एक था आपका अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल से सबसे ज्यादा तरीकों से बनता है आपका अल्काइल हैलाइड। उसमें हमने कई सारे अलग अलग मेथड्स पढ़े थे यूजिंग हेलोजन एसिड, जैसे HCl, HBr, HI, HF, ये सब हमने पढ़े थे। दूसरा हमने पढ़ा था फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ PCl5 के साथ बनता है आपका अल्काइल क्लोराइड, और आप PCl3 और PBr3 इनसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। फिर एक हमने थायोनाइल क्लोराइड के साथ पढ़ा था SOCl2। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस रिलीज होती है। हमने कहा था कि इसमें गैसेस रिलीज होती हैं। ये फॉस्फोरस क्लोराइड्स या से थोड़ा बेटर रिएक्शन माना जाता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, हमने एक मेथड पढ़ा था जिसमें हम रेड फॉस्फोरस क्लैश कैटलिस्ट यूज करते हैं आयोडाइड्स बनाने के लिए। ठीक है। तो ये हमने कुछ जनरल रिएक्शंस पढ़ी थी इसकी प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है। पर आपकी तो आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। अच्छा, अब क्लियर है? हाँ, अब ठीक है। ठीक है। तो ये हमने जनरल मेथड्स देखे थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। फिर अल्कोहल्स के अलावा हमने जो सिंपल हमारे एल्केन्स होते हैं उनसे हमने प्रिपरेशन मेथड देखा था कि आप सिंपल अपना हेलोजन को अल्काइल आप हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है। CH4 को अगर आप रिएक्ट करते हो क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CH3Cl बनता है। फिर CH2Cl2 बनता है, फिर CHCl3 बनता है, फिर CCl4 बनता है। याद है? पूरी एक चेन होती है रिएक्शन की। नहीं हाँ, याद? हल्का हल्का। याद है ना। तो ये हमने पढ़ा था एल्केन से। उसके बाद हमने एक कुछ नेम रिएक्शंस भी देखी थी हेलोजन एक्सचेंज मेथड से, कि आप एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एक एल्काइल हैलाइड बना सकते हो। आयोडीन और फ्लोराइड्स को बनाने की रिएक्शंस थी, फिंकलिस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। और एक हमने हंसी डेकर रिएक्शन देखी थी। हाँ, हाँ, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें हम यूज करते हैं, उससे हम ब्रोमीन कंपाउंड बनाते हैं। हम्म। ठीक है। और फिर एक हमने देखी थी एल्कीन से रिएक्शन। एल्कीन में क्या होता है, एक तो आपका तरीका था जिसमें आप HBr और HCl को यूज करते थे। तो HBr और HCl को यूज जब आप करते थे तो आप पहले तो ये डिटरमाइन करते थे कि आपका एल्कीन सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं पर भी हाइड्रोजन या हेलोजन लगा दो एक ही जैसा कंपाउंड बनेगा। लेकिन हाँ अगर आपका कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं है तो हम क्या यूज करते थे? मार्कोवनिकोव्स रूल। हाँ, वो ठीक है, जिसमें आपका जो 10% नेगेटिव और पार्ट होता है, 90% था। हाँ, जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है जैसे कि क्लोराइड या ब्रोमाइड आपका नेगेटिव पार्ट होता है, वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लग जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लग जाएगा। ठीक है। ओके। फिर हमने ये देखा था कि एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल होता है। एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल में क्या होता है? मार्कोवनिकोव्स का उल्टा होता है। एक चीज इसमें और नोट करना, एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल जो है वो हम सिर्फ HBr के केस में यूज करते हैं, HCl के केस में ये यूज नहीं होता। ठीक है। ठीक है। फिर हाँ। एक ये तरीका और है प्रिपरेशन करने का एल्कीन से। इसमें क्या है, इसमें आप जैसे हम इससे पहले वाले मेथड में HCl या HBr यूज करते थे, हेलोजन एसिड को यूज करते थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हेलोजन को एज इट इज यूज कर रहे हैं, जो हमारा हेलोजन का मॉलिक्यूल है। जैसे ये आपका इथीन है, इथीन में हमने क्या करा, ब्रोमीन डाल दिया। ठीक है। ठीक है। इथीन में आपने ये ब्रोमीन डाल दिया इन CCl4। CCl4 क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट है। ठीक है। तो सॉल्वेंट में आपने इसको डिसॉल्व किया, मिक्सचर को। और उसके बाद क्या होगा कि एक एक ब्रोमीन जो है वो दोनों कार्बन पे अटैच हो जाएगा। ये वाली बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगी, जो पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूट गई, और एक एक ब्रोमीन जो है वो दोनों कार्बन पे अटैच हो गया। तो ये आपका एक डाई हेलो कंपाउंड बन गया। ठीक है, अल्काइल डाई हैलाइड। इसको ठीक है। हम क्या कहते थे? विसिनल डाई हैलाइड। एडजेसेंट कार्बन पे जो एक एक हेलोजन लगा होता है। हाँ। ठीक है। विसिनल डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, याद होगा मैंने बताया था पिछली क्लास। हम्म। तो ये हमारी बात थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की। अब कुछ रिएक्शंस आती हैं जिसमें हम एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन। तो हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे ज्यादा और कॉमन एक जो रिएक्शन है वो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन।
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है ये 11th क्लास में भी था हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में, बट अब तुमने नहीं पढ़ा है सही से तो देख लो इसको। इसमें क्या है आपका, ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन को आपने हेलोजन से रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ अ ल्यूइस एसिड, FeCl3 या AlCl3 हम इसमें लेते हैं ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड पता है क्या होता है? नहीं। ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस, ल्यूइस एसिड का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, और ल्यूइस बेस का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर डोनेट करे। ये होता है ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस। तो FeCl3 और AlCl3 ये तुम्हारे दो एग्जांपल्स हैं ल्यूइस एसिड के। मतलब क्या करे, ये किसी भी कंपाउंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक तो है। लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के पर्पज से ही इसको हम यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तुमने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस याद है? मतलब नाम सुना है? अगर याद नहीं है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नहीं सुना नाम कभी? नहीं सुना ना, चलो कोई बात नहीं। ना। लेकिन उसमें भी क्या होता है, उसमें भी हम ये लुईस एसिड का यूज करते हैं। तो ये लुईस एसिड करता क्या है, इसकी मैकेनिज्म देखो यहाँ पर। ये इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है और बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म है, रटने वाली बात नहीं है इसमें। क्या होता है कि ये जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, इतना तो पता होगा। पता ही नहीं पता? पता है, पता है। ठीक है, तो ब्रोमीन ने क्या करा, अपना लोन पेयर इस लुईस एसिड को डोनेट कर दिया, ठीक है। क्योंकि FeBr3 FeCl3 FeBr3 में से कुछ भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही के दोनों लुईस एसिड। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने FeBr3 या FeCl3 को अपना लोन पेयर दिया। तो जब ये अपना लोन पेयर दे देगा, ये इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। और इसके साथ अटैच होने पर यहाँ पर आपके पास एक ब्रोमीन प्लस रेडिकल मिल जाएगा और यहाँ पर FeBr4 माइनस मिल जाएगा, ठीक है। ये वाली बॉन्ड जो है दोनों ब्रोमीन के बीच में यहाँ से टूट जाएगी जब ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। क्योंकि जब इसने क्या करा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करा, तो फिर ये इससे अटैच हो जाएगा ना, हाँ। फिर ये इसके पास क्यों रहेगा? तो जब इस ब्रोमीन ने अपना लोन पेयर इस लुईस एसिड को दे दिया, तो ये इस वाले दूसरे, ये जो पहला वाला ब्रोमीन है इससे टूट जाएगा और ये इसके पास जाके अटैच हो जाएगा। तो आपके पास ब्रोमीन प्लस एक ये आपको कैटायन जो है वो मिलेगा। अब ये वाला जो आपका कैटायन है, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये मैंने बताया था पहली क्लास में, हाँ। ठीक है। जो जिसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, और जिसमें ठीक। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। हम्म। तो ये ब्रोमीन के पास प्लस चार्ज है, मतलब ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हम्म। बेंजीन रिंग में है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड होता है। तो अगर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड है तो इसका मतलब बेंजीन ओवरऑल एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हाँ। ठीक है। तो इसका पाई बॉन्ड क्या करता है, इसका पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल पे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया। यही एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन आकर के इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड ने दिया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड टूट जाएगी। और बॉन्ड टूट जाएगी तो एक पे आकर के ब्रोमीन लग जाएगा और दूसरे वाले पे आकर के पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस ब्रोमीन का पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन पे आ जाएगा, हम्म। ठीक है। अब इसके यहाँ पर 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं। जब भी एग्जाम में मैकेनिज्म लिखने को आएगी, ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुम्हें ड्रॉ करने हैं और इनको रटना नहीं है। इन्हें ड्रॉ करना बहुत इजी है, वो भी मैंने तुमको पहली क्लास में बताए थे, तुमने बनाए भी थे शायद, हाँ। ठीक है। कुछ नहीं होगा इसके बनाने में, क्या होगा, ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी तो ये प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। फिर ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गई, प्लस चार्ज इधर आ गया। और हाँ। फाइनल स्टेप में क्या होगा, फाइनल स्टेप में ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की बॉन्ड यहाँ से टूटेगी, ये बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो आपका ब्रोमो बेंजीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को कौन ले लेगा, इस हाइड्रोजन को ये वाला ब्रोमीन ले लेगा, HBr बन जाएगा। और स्टार्टिंग में आपने जो FeBr3 एज ए कैटलिस्ट लिया था वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो ये आपकी ओवरऑल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन को। अगर आप रिएक्शन में देखो, ब्रोमीन आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक ओ- है।
यहाँ पर आप ब्रोमीन के बजाय क्लोरीन भी ले सकते हो। ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ये ब्रोमीन भी शो करता है, क्लोरीन भी शो करता है। आयोडीन और फ्लोरीन शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि आयोडीन के साथ ये रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ये इतनी ज्यादा स्लो रिएक्शन होती है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है। ओके। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से हम इस रिएक्शन को आयोडीन के साथ जनरली प्रेफर नहीं करते। अगर हमें आयोडीन के लिए करवाना भी है तो हम क्या करते हैं, हम लोग उसमें नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, विच एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, यहाँ पर आपका एच आई फॉर्म होता है, तो वो उस एच आई को फॉर्म करके उसकी जो कंसेंट्रेशन है उसको डिक्रीज करता है। आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ा था? नहीं। ठीक से नहीं पढ़ा था। ठीक है। तो अब यही बताऊं मैं, लेकिन इतना याद रखो कि आयोडीनेशन अगर हमें इसमें करवाना है तो हम नाइट्रिक एसिड को यूज करते हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, वो एच आई फॉर्म होता है। जैसे आप देखो इस वाली रिएक्शन में एच बी आर फॉर्म हो रहा है, ऐसे ही अगर आप आयोडीनेशन करवाओगे तो उसमें एच आई फॉर्म होगा। हाँ। ठीक है। तो एच आई को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रिक एसिड, आयोडीन बनाता है। तो जैसे जैसे आयोडीन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होती रहती है। ये लीच एंटिलियस प्रिंसिपल होता है जो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में होता है। अच्छा। ठीक है। कभी अगर टाइम मिलेगा तो वो अलग से बता दूँ। ठीक। और ये तो हो गई आयोडीनेशन। आयोडीनेशन तो जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। दूसरी तरफ अगर आप फ्लोरिनेशन करवाते हो, फ्लोरिनेशन जो है वो हम नहीं प्रेफर करते इस मेथड से, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। तो अच्छा। इसीलिए हम फ्लोरिनेशन भी नहीं करवाते इस मेथड से। ठीक है। अब फ्लोरीन और आयोडीन कंपाउंड्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? दूसरे मेथड से प्रिपेयर करते हैं। तो वो दूसरे मेथड्स हम पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक ये दूसरी रिएक्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, ये है आपकी डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की प्रिपरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? ये है आपका एनिलीन। एनिलीन क्या है? बेंजीन के ऊपर आपका ये अमीन ग्रुप लगा हो, इसको एनिलीन कहते हैं इस कंपाउंड को। तो एनिलीन को हम प्रिपेयर करते हैं नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड क्या होता है? नाइट्रस एसिड जो है, इट इज, थोड़ी हैंडराइटिंग खराब है तो समझ लेना तब भी। नाइट्रस एसिड इज HNO2। हम्म, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, हाँ। और नाइट्रस एसिड होता है HNO2। तो देखो नाइट्रिक एसिड को तो हम बॉटल्स में ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं लैब में, लेकिन ये जो नाइट्रस एसिड होता है इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। इसको हम स्टोर करके इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये 4 या 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस जो है वो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस इस पे होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें नाइट्रस एसिड से रिलेटेड प्रिपरेशन करवानी होती है, हम हमेशा अपना मिक्सचर लेते हैं NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्राइड और HCl का। तो जब आप इसका मिक्सचर लेते हो और उसको आप आइस बाथ में लेते हो, आइस बाथ क्यों लेते हैं हम? टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम करने के लिए। ठीक है। आइस का आपका टेम्परेचर 0 डिग्रीज या 2 डिग्रीज, 3 डिग्रीज ऐसा होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका मिक्सचर लेते हैं 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम्म, इस टेम्परेचर पे जब आप ये मिक्सचर लोगे तो आपका नाइट्रस एसिड जनरेट होता है। ठीक है। और फिर हम इस मिक्सचर को यूज करते हैं अपना नाइट्रस एसिड जनरेट करने के लिए, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराने के लिए। तो ये जो नाइट्रस एसिड होता है ये क्या करेगा, ये एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि इस तरीके का एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये कुछ ऐसा होता है। एन और एन के बीच में बॉन्ड्स होती हैं, और फिर इस तरीके से सी है, यहाँ पर पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये अंदर जो सर्कल है ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। ये अंदर जो सर्कल है, हम्म। ये सर्कल इसलिए है ना क्योंकि तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे, तुमने कहा था मैंने दूसरी तरफ से स्टार्ट किया है। हम्म। बेंजीन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक
ठीक है, एक तो ये वाला हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका, और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो मैंने अलग लिया था, तुमने अलग लिया था, तभी तुमने कहा था कि दूसरी तरफ से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये। अच्छा। ठीक है, आप ऐसे या ऐसे ना लेने की बजाय ऐसे ले लो। लेकिन जब भी मैकेनिज्म लिखनी हो बेंजीन से रिलेटेड तो हमेशा इन्हीं दोनों में से कोई लेना, क्योंकि इस सर्कल वाले के साथ आप मैकेनिज्म नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मैकेनिज्म में आपको बॉन्ड्स ब्रेक करना या बॉन्ड फॉर्मेशन आपको दिखाना पड़ता है। तो इसलिए आप ये वाला लोगे मैकेनिज्म लिखते समय। नॉर्मल अगर रिएक्शन लिख रहे हो तो फिर आप ये सर्कल वाला लोगे, कोई बात नहीं। ओके। ठीक है, तो डाइसोटाइजेशन रिएक्शन सब में आ गई, बाय प्रोडक्ट्स हो जाएंगे आपके NaCl और वाटर। ठीक है, तो एनिलीन से NH2 ग्रुप से आपका ये N2 प्लस Cl माइनस एक इस तरीके का आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब हमारा हमारे हमें क्या करना है, हमें प्रिपरेशन पढ़नी है हेलोएरिन्स की। तो हम क्या करेंगे, हम इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अपना स्टार्टिंग प्रोडक्ट लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो इसमें नेम रिएक्शंस हैं कुछ। पहली नेम रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लो, यहाँ पर इन्होंने एक्स ले लिया है जनरलाइज करने के लिए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड ले लिया, और आपका जब ये सॉल्ट बन गया तो आपने इसको कॉपर हैलाइड से रिएक्ट कराया Cu2X2। ठीक है, एक्स यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो जब आप इसको कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एराइल हैलाइड, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर। दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन कुछ नहीं है, सिंपली आपने कॉपर हैलाइड का रिएक्शन करवाया है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, और आपका एराइल हैलाइड आपको मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें रिएक्शन में? नहीं। ठीक है, ऐसे ही एक आती है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन में भी क्या किया आपने, अपना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया यहाँ पर, इसमें आपने कॉपर को एज अ कैटलिस्ट लेकर HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और HBr के साथ रिएक्ट कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कॉपर का यहाँ पर क्या है, कैटलिस्ट। दोनों रिएक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हमने कॉपर मेटल लिया है और साथ में हेलोजन एसिड लिया है, और यहाँ पर हमने कॉपर का हैलाइड लिया है। ये डिफरेंस है सैंडलर और गैटरमैन रिएक्शन में। ठीक है, ओके। उसके बाद एक ये है बाल्स शीमन रिएक्शन। बाल्स शीमन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, हम फ्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से फ्लोरोबेंजीन की जो प्रिपरेशन है वो नहीं हम करते, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये एक दूसरा मेथड है फ्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करने का। क्या, सबसे पहले आपने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, लेकिन यहाँ पर अभी हम क्लोरीन का डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना रहे, हम यहाँ पर ले रहे हैं टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले रिएक्शन में क्या हुआ था, इसमें इसमें हमने HCl लिया था, तो क्लोरीन अटैच हो गया था इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। अब की क्या है, अब की हमने HCl की बजाय HbF4 लिया है, तो सिंपली BF4 माइनस अटैच हो गया। रिएक्शन का जो पर्पस है वो सेम है, बस हमने क्या किया है, हमने इसमें यहाँ पर बीच का जो प्रोडक्ट है ये अलग बनाया। ठीक, तो यहाँ तक का तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इधर तक के पार्ट में। हाँ। अब हमने क्या करा, इस प्रोडक्ट को हीट करेंगे जब, तो इस प्रोडक्ट को सिंपली हीट करने के बाद आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। फ्लोरोबेंजीन के साथ नाइट्रोजन और ट्राइफ्लोरोबोरेन, ये ट्राइफ्लोरोबोरेन बन जाता है। ये आपके दोनों के दोनों जो है वो गैसेस होती है। ठीक है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक ठीक। है, दिस इज योर रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फिर हमने हंसी डेकर रिएक्शन देखी थी एलिफैटिक कंपाउंड्स के लिए। हंसी डेकर रिएक्शन एरोमेटिक के लिए भी होती है। इसमें आपने जैसे उसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग लेते थे और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते थे, तो आपका एल्काइल ब्रोमाइड बनता था। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड लिया है। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ये आपका बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगाएंगे। ठीक है, दिस इज योर
बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है ना क्या लिखा है मैंने? हाँ। ठीक है, ये आपका बेंजोइक एसिड है। तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट हो जाएगा ये सिल्वर सॉल्ट। तो इसको आपने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराया, CCl4 यहाँ पे सॉल्वेंट है, आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। और वही प्रोडक्ट्स जो आपके एलिफैटिक के केस में आपको मिलते हैं। सो दिस इज योर हंसी डेकर रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन है जो मैंने शायद मेंशन नहीं करी है, आयोडीन के लिए बनाने की, है ना? आयोडीन के लिए मैंने नहीं लिखा। तो एक काम करते हैं, आयोडीन के लिए एक रिएक्शन होती है, मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ। चलो, आयोडीनेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोटेशियम आयोडाइड का यूज करते हैं सिंपली आयोडीन कंपाउंड बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ। शायद ये है नहीं एनसीईआरटी में, बट शायद इसमें ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा। इसको आप रिएक्ट कराते हो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है? हाँ। और सिंपली आप इसको हीट कर दो, तो आपका बन जाएगा आयोडोबेन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे मेथड से फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीज। कोई डाउट किसी प्रिपरेशन मेथड में? नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इससे कुछ ज्यादा खास नहीं है। कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं, और इसमें इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली हेलो एल्केन्स के जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मतलब समझ में आता है? नहीं। जिस हाइड्रोकार्बन से वो एल्काइल हैलाइड बना हो उसी को आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन कहोगे। जैसे आपका इथाइल क्लोराइड है, तो इथाइल क्लोराइड इथेन से बना होगा, हम्म। तो इथेन उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे अगर मैं इथाइल क्लोराइड और इथेन के बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर करूं, तो इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है? ऐसे इथाइल ब्रोमाइड का इथेन से ज्यादा होगा, इथाइल आयोडाइड का भी इथेन से ज्यादा होगा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलो एल्केन्स जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो, उसके केस में मास इंक्रीज कर जाता है, ठीक है? क्लोरीन का मास ज्यादा होता है, ब्रोमीन, आयोडीन के मासेस ज्यादा होते हैं। तो इनका मास इंक्रीज होने की वजह से इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस इंक्रीज करने की वजह से इनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है एलो एल्केन्स का, ये इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से इंक्रीज हो जाता है। फिर आपने शायद 11th में अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ, जो भी आपके लोअर मेंबर्स होते हैं, होमोलॉगस सीरीज तो पढ़ी होगी 10th क्लास में, हाँ। है ना? तो होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, आपके स्टार्टिंग के कंपाउंड्स में 2 3 4 ऐसे करके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, वो उनको हम लोअर मेंबर्स कहते हैं, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। हायर मेंबर्स का मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जैसे किसी में अगर 10 12 15 ऐसे कार्बन एटम्स हैं, वो आपके हायर मेंबर्स होते हैं। तो लोअर मेंबर्स का हमेशा जनरली कम होता है बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसी वजह से लोअर जो आपके मेंबर्स होते हैं वो होते हैं गैसेस रूम टेम्परेचर पे। और जो आपके हायर मेंबर्स होते हैं वो फिर लिक्विड्स होते हैं, और उससे भी हायर जो है वो सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। बिकॉज मास इंक्रीज करता है, तो मास इंक्रीज होने के साथ साथ उनके बीच में मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन भी इंक्रीज करते हैं, उसी वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है? तो ये रीजन है इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का। दूसरी चीज, अगर सपोज सेम एल्काइल ग्रुप हो, तो सेम एल्काइल ग्रुप में अलग अलग अगर हेलोजेंस लगे हो, जैसे मैंने कहा इथाइल आयोडाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड, इन चारों के बीच में अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर लिखना है तो ये इसका ऑर्डर होएगा यहाँ पर। आयोडाइड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का सबसे कम।
ठीक है, क्यों? इसका रीजन भी वही है क्योंकि आयोडीन का मास सबसे ज्यादा होता है, तो इस कंपाउंड का जो ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास है सबसे ज्यादा होगा, और फ्लोरीन कंपाउंड का ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास जो है वो सबसे कम होगा, इसीलिए आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, फ्लोराइड का सबसे कम है। फिर अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपके जो हेलो एल्केन्स हैं ये पोलर होते हैं, मैंने बताया था ये लास्ट क्लास में, पोलर क्यों होते हैं ये याद है? क्योंकि उनपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उन पे पार्शियल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है हेलोजन और कार्बन के बीच में, हाँ। है ना? तो इसीलिए पोलर होने की वजह से ये वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल होते हैं, कंप्लीटली सॉल्यूबल भी नहीं बोलेंगे और इनसॉल्यूबल भी नहीं बोलेंगे, स्लाइटली सॉल्यूबल बोलेंगे। ठीक है, क्यों होता है इनका स्लाइटली सॉल्यूबल नेचर? सिर्फ इनकी पोलैरिटी की वजह से। और बाकी अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बात करो तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो गए जैसे आपके बेंजीन या फिर CCl4, ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल क्यों होते हैं पोलर होने के बाद भी? पोलर है तो इनको बहुत ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, लेकिन ये स्लाइटली सॉल्युबल क्यों होते हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि देखो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है? ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर आपको किसी भी चीज को वाटर में आपको डिजोल्व करना है तो आपको पहले वाटर की वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे आपको तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको चाहिए होती है एनर्जी। तो क्या है कि जब हम एल्काइल हैलाइड्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर को तोड़ने के लिए एक तो वाटर के पीछे जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत लगती है, दूसरा जब ये डिजोल्व हो जाते हैं वाटर में तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम रिलीज होती है, जो एनर्जी ऑफ डिसोल्यूशन होती है। तो इसी वजह से ये स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं वाटर में, कंप्लीटली सोल्यूबल बहुत अच्छे सॉल्युबिलिटी इनकी वाटर में नहीं होती, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है बट दे आर स्लाइटली सोल्यूबल। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स का, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। इसका मतलब समझ में आता है? जैसे जब आपकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है, जैसे एक आपका ये है, ये कार्बन चेन है आपकी, और ये कार्बन चेन के साथ आपका एक हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है? ब्रांचिंग कर दूं अगर मैं इस कार्बन चेन की, सपोज इस तरीके से कर दूं, ठीक है, हाँ। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, और थोड़ी ज्यादा इसकी ब्रांचिंग अगर मैं कर दूं तो और डिक्रीज हो जाएगा। तो और डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता चला जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, ठीक ठीक। है? तो सरफेस एरिया डिक्रीज होने के साथ साथ इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाता है। ये सारी बातें जो बताई है ना, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होने का रीजन, फलाना ढमकाना, ये 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में तुम्हें मिलेगी, उसमें एल्केन्स एल्कीन्स के लिए ये सारी चीजें डिस्कस करी हमने, ठीक ठीक। है? फिर आपके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। अच्छा, हेलो एरीन्स के केस में ये आपके कलरलेस या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, गैसेस की फॉर्म में नहीं होते हेलो एरीन्स, जैसे हेलो एल्केन्स तो गैसेस भी थे, ठीक है? यहाँ पर ये गैसेस की फॉर्म में नहीं है, सॉलिड्स की फॉर्म में। डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ऑब्वियस सा रीजन है क्योंकि आपका डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ। तो मास इंक्रीज करेगा, डेंसिटी भी तो इंक्रीज करेगी, ठीक है? तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करेंगे मास इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूल का, या फिर अगर आपके नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीज करेंगे तब भी मास आपका इंक्रीज करेगा। तो वैसे वैसे जैसे जैसे आपका मास इंक्रीज करेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है। फिर आता है आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नियरली सेम एज दोज ऑफ द हेलोएल्केन्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे सपोज क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में 6 कार्बन हैं, तो अगर आप एलिफैटिक के केस में कोई 6 कार्बन वाला हेलोएल्केन ले लेते हो तो उसका और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होंगे, ठीक है। ठीक है? बस क्या है कि कार्बन एटम सेम होने चाहिए।
ऑर्डर इसमें भी यही है, आयोडो ब्रोमो फ्लोरो फ्लोरो, क्योंकि आयोडो का मास ज्यादा है, फ्लोरो का मास कम होता है। ठीक है, आयोडोबेंजीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। अब आती है बात डाई हैलोजन कंपाउंड की। डाई हैलोजन कंपाउंड मतलब जिसमें ये ऐसे करके दो हैलोजेंस लगे हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट इज नियरली सेम ऑफ ऑल द थ्री। अब ये बात आपको पता है कि तीन तरीके के कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो सब्स्टिट्यूट्स लगे हों बेंजीन पर, ऑर्थो, पैरा और मेटा। ये आपने पढ़ा हाँ हाँ। है ना? ये जैसे ये वाला जो एग्जांपल है ये ऑर्थो का है। अगर मैं और यहाँ पर अगर मैं लगा दूं क्लोरीन को, इसकी जगह पर अगर मैं यहाँ लगा दूं, ये आपका मेटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लगा दूं तो इसकी जगह पर ये क्या हो जाएगा, ये क्या पैरा कंपाउंड हो जाएगा। तो क्या क्या? होता है कि, और ये पैरा हो गया। अच्छा। ठीक है, ये वाला पैरा, ये बीच वाला मेटा, और ये साइड वाला जो है ये ऑर्थो होता है। तो ऑर्थो, मेटा, ठीक। पैरा, इन तीनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ऑलमोस्ट सेम होता है। पैरा का थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों होता है पैरा का ज्यादा? क्योंकि पैरा जो है ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। अगर आप ऑर्थो और मेटा को देखो वो सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, हम्म। लेकिन हाँ। पैरा जो है ये सिमेट्रिकल होता है। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा टाइटली पैक होता है क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल लैटिस में। ठीक है, तो उसी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो ये ऑर्थो, मेटा और पैरा की बात हो गई, ये आपकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ ठीक। तक डाउट? नहीं। ठीक। ठीक है, वैसे अब जो नेक्स्ट टॉपिक, नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हेलो एल्केन्स दे कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल रिएजेंट विद अल्कोहल, जो हमने देखा था। लेकिन हेलो एरीन्स को आप फिनॉल से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये फिनॉल है, इसमें बेंजीन के ऊपर एक अल्कोहलिक ग्रुप है। आप हाँ। इससे हेलो एल्केन, हेलो एरीन को प्रिपेयर नहीं कर सकते, जबकि आप अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हो। क्यों? बहुत सारे हम लोगों ने मेथड्स देखे थे जिसमें हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाया था, लेकिन फिनॉल से हेलो एरीन हमने ऐसा कोई मेथड क्यों नहीं देखा? ये प्रिपरेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? अम, पता नहीं। देखो, उसका रीजन ये है क्योंकि हमने जब अल्कोहल्स देखा था तो ये आपका जैसे अल्कोहल था, ROH। ठीक है, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये एक पोलर बॉन्ड था। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता था, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है सिंपली। ठीक है, ठीक। क्योंकि हाँ। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होएगा ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये सिंपली इस कार्बन पे अटैक करेगा, और आपका यहाँ का जो ये ऑक्सीजन है ये निकल जाता था, या ये एक हाइड्रोजन लेता था और ये वाटर की फॉर्म में निकल जाता था। ठीक है, तो ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड टूटने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं लगती थी। लेकिन अगर आप इस फिनॉल को देखो बच्चे, तो फिनॉल में क्या हो रहा है? फिनॉल में यहाँ पर होगी रेजोनेंस, और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुमने बनाए भी थे। हाँ। ठीक है, तो अगर तुम इसमें ध्यान से देखो, क्या ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है? क्या ऑक्सीजन? और कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है ना, इस हाँ। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इसमें और इसमें। तो हाँ। डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी नहीं होता। ठीक है, हम्म। और एक चीज और, अगर यहाँ पर हमने OH को निकाल दिया तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना बेंजीन के, ये भी नहीं बन पाएंगे। और जहां पर रेजोनेंस नहीं होती वहां पर स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसी ठीक है। वजह से एक तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो सकती है, और दूसरा वैसे भी ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो डबल बॉन्ड्स को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, सिंगल बॉन्ड तो ये ऐसे ही सिंपल सा टूट जाता है। तो यही रीजन है कि आप फिनॉल से इस OH को हटा करके हेलोजन नहीं लगा सकते। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, जबकि एलिफेटिक के केस में ये रिएक्शन इजीली होगा। ठीक है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है एग्जाम में। ठीक है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ें,
हेलोकेन्स की सबसे पहले हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शायद 11th क्लास में भी थी बट तुमने नहीं पढ़ी होगी। मैंने आइसोमेरिज्म बताए थे तुम्हें पहली क्लास में ऑर्गेनिक की। दो तरीके के आइसोमर्स होते हैं, एक होते हैं कंस्टिट्यूशनल, एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। कंस्टिट्यूशनल में सिंपली क्या होता है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और एटम्स की कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, ठीक है, वो आपके कंस्टिट्यूशनल होते हैं। स्टीरियोमर्स में क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म तो होता ही है सेम क्योंकि आइसोमर्स हैं, लेकिन आपका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ओके। ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिफरेंट इन स्पेस। इसका क्या मतलब है, मतलब आपका जो 3D अरेंजमेंट होता है उन एटम्स का 3D में, वो 3D अरेंजमेंट जो होता है उसमें डिफरेंस आता है, तो उसी को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म तीन टाइप्स के होते हैं, कंफर्मेशनल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये दोनों 11th क्लास में शायद थे, पता नहीं मुझे, शायद थे शायद, ठीक है, होंगे। तो अभी के लिए हम इनको नहीं पढ़ते, अगर ये कभी पढ़ना हो तो उसकी हम अलग क्लास ले लेंगे, ठीक है, कन्फर्मेशन और ज्योमेट्रिकल की। फिलहाल के लिए हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स से, ठीक है। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को समझने से पहले ये समझो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। देखो लाइट जो है वो इस तरीके से ट्रेवल करती है, ये जो आपका दिख रहा है आपको रेड कलर के खूब सारे एरोस, हाँ। लाइट जो है वो ऐसे ट्रेवल करती है, खूब सारे प्लेन्स में ट्रेवल करती है। प्लेन क्या होता है तो समझ में आ रहा होगा ना, एक प्लेन, हाँ। ठीक है। तो लाइट जो है वो कई सारे प्लेन्स में ट्रेवल करती है, हमें क्या करना है, हमें उसको एक सिंगल प्लेन में कन्वर्ट करना है। तो आप यहाँ पर एक नाइकॉल प्रिज्म लगाते हो, नाइकॉल प्रिज्म एक प्रिज्म होता है विच इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप क्या करते हो, उस नाइकॉल प्रिज्म से जब आप इस लाइट को पास करते हो, ये नॉर्मल लाइट है आपकी, तो नाइकॉल प्रिज्म से पास होने के बाद ये एक प्लेन पोलराइज लाइट, मतलब ये फिर एक पर्टिकुलर प्लेन में ट्रेवल करती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में ट्रेवल नहीं करती है। तो ये जो आपका एक प्लेन में ट्रेवल करने वाली लाइट है, इसी को आप प्लेन पोलराइज लाइट कहते हो, ठीक ठीक है। है। अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर आपका कोई भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से अगर मैंने इस लाइट को पास किया, तो ये लाइट अगर किसी एक डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, ठीक है, हम्म। नेक्स्ट में दिखाया गया है, देखो इसमें, ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है, यहाँ पे आपने नाइकॉल प्रिज्म से पास किया, ये पहले नॉर्मल लाइट थी, प्रिज्म से पास करने के बाद ये प्लेन पोलराइज हो गई। अब आपने क्या करा, आपने इस लाइट को किसी कंपाउंड के थ्रू पास किया, तो किसी कंपाउंड के थ्रू पास करने पर अगर ये इस तरीके से रोटेट हो गई, देखो यहाँ पर रोटेट हो गई, पहले वर्टिकल थी अब थोड़ी सी रोटेट हो गई, तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट किसी भी कंपाउंड से पास होने पर रोटेट हो जाए, तो उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ये लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ठीक। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और अगर किसी भी कंपाउंड से पास होने पर ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं होती है, एज इट इज पास हो जाती है, उसको आप ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं, इनएक्टिव है वो कंपाउंड ऑप्टिकल, ठीक है। फिर इस प्लेन पोलराइज लाइट का मैग्नीट्यूड और ये कितने एंगल पे रोटेट हुआ है उसे मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम पोलैरिमीटर कहते हैं। तो हमें बेसिकली ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में भी दो कैटेगरीज हो गई, एक वो जो आपको आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं, उनको आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हो, जिनको हम स्मॉल डी या प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हम्म। और जो आपका अगर कोई कंपाउंड लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, उसको हम लीवो रोटेटरी या फिर माइनस साइन, ये स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही डेक्सो रोटेटरी सब्सटेंस और लीवो रोटेटरी सब्सटेंस ये आपस में एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ठीक है। ठीक है। मतलब एक ही कंपाउंड है, उसका एक आइसोमर राइट में रोटेट कर रहा है और एक आइसोमर उसका आपका लेफ्ट में, देखो ये एक ही कंपाउंड है, ठीक है, दोनों कंपाउंड सेम है, बस क्या है इनका ऑप्टिकल आइसोमर्स अलग अलग है, एक राइट में रोटेट कर रहा है, दूसरा वाला लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है।
नेक्स्ट टर्म है कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है? देखो, कायरलिटी का मतलब होता है अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज आपने उस मॉलिक्यूल को मिरर के सामने रख दिया, ठीक है, चलो मॉलिक्यूल को छोड़ो, सपोज आपका हाथ है, आप अपने हाथ को मिरर के सामने अगर रख दो, तो हाथ की जो मिरर इमेज है, जैसे आपका जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, हाँ। ठीक है। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड के ऊपर रख दो, क्या वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती हैं? सुपर इम्पोज का मतलब समझ में आता है? एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आ जाए। हम्म। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखते हो तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पाते। करके देखो जरा अपना हाथ। नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं कायरल ऑब्जेक्ट्स। कौन ठीक से है, objects? कायरल। कायरल कायरल, ठीक है, कायरल। तो ठीक है। कई मॉलिक्यूल्स भी इस तरीके के होते हैं जो इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब अगर आप मॉलिक्यूल को भी मिरर इमेज के सामने रख दो, तो आप उस मॉलिक्यूल को उसकी मिरर इमेज के ऊपर एग्जैक्टली प्लेस नहीं कर सकते। तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल शो किया गया है, आपके पास एक सपोज ये कंपाउंड है, ठीक है, एक पे हाँ। हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन। ठीक है। ये इसकी मिरर इमेज होगी, ठीक है, मिरर के सामने आपने रखा, ये इसकी मिरर इमेज होगी। अब मिरर इमेज को आपने क्या करा, 180 डिग्री का रोटेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन का बॉन्ड पकड़ के, जो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इसको पकड़ के ऐसे लट्टू की तरह रोटेट करो, तो देखो फ्लोरीन उधर चला गया, ब्रोमीन और क्लोरीन इधर आ गए। हाँ। ये जो दो अलग अलग तरीके की बॉन्ड्स हैं, ये समझ में आ रहा है ये बॉन्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक डैश है और ये सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन शायद सिंगल बॉन्ड। नहीं नहीं, देखो ये क्या होता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आपकी डैश वाली बॉन्ड है, इसको मैं जूम करके दिखाऊं। हम्म। ये जो डैश वाली लाइन है, देखिए जो डैश 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 दिख रही है, इसका मतलब है कि आपका बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन है। तुम्हारी ये जो लैपटॉप की अच्छा। स्क्रीन है, इसके पीछे है बॉन्ड। ओके। ये जो सॉलिड लाइन आ रही है क्लोरीन वाली, इसका मतलब बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है। ठीक और है। इसमें ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बॉन्ड्स हैं। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड्स ना तो प्लेन के पीछे जा रही हैं, ना ये प्लेन के आगे जा रही हैं, ये प्लेन के अंदर है। ठीक है। ठीक है, जो आपका तुम्हारा लैपटॉप की स्क्रीन का प्लेन है, ये उसी प्लेन में है। लेकिन ये वाली जो बॉन्ड है ब्रोमीन वाली, ये प्लेन के पीछे जा रही है, और क्लोरीन वाली तुम्हारे आगे, तुम्हारे मुंह की तरफ निकल रही है, ये plane। तो ये एक तरीका होता है किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को 3D वे में प्रेजेंट करने का। ठीक है, ये हम इसको हम वेज डैश नोटेशन कहते हैं किसी मॉलिक्यूल का, दिस इज वेज डैश नोटेशन। ये भी शायद 11th क्लास में था। एक काम करना, 11th की जो बुक है ना, उसको पढ़ना पूरा एक बार बैठ के, जो ठीक है। ऑर्गेनिक वाली बुक है, ठीक है। ओके। तो तुमने क्या करा, इसको अब तुम एक इमेजिन करो इस चीज को। सपोज ये ब्रोमीन वाला जो बॉन्ड है, ये प्लेन के पीछे है। हम्म। तुम जब उसको रोटेट करोगे तो वो प्लेन के आगे आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, इस वाले मॉलिक्यूल को हमने रोटेट करा 180 डिग्री पर, तो पीछे का जो ब्रोमीन बॉन्ड था वो आगे आ गया, तो हमने इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और ये हम्म। जो आगे वाला क्लोरीन था, ये रोटेट करने पर पीछे की तरफ चला जाएगा, तो इसको हमने डैश वाली लाइन से डोनेट कर दिया। ठीक है। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये तो प्लेन में ही थे, तो ये प्लेन में ही रहेंगे। अब ओके। मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो मॉलिक्यूल था हम्म। और ये इसकी मिरर इमेज थी, हाँ। क्या अगर तुम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दो, क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। नहीं। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि देखो पीछे की तरफ यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ पर पीछे की तरफ क्लोरीन है। हाँ। ठीक है, यहाँ आगे की तरफ क्लोरीन है और यहाँ आगे की तरफ ब्रोमीन है। तो नहीं। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे हैं, इसके मिरर इमेजेस। तो इसी को हम कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप देखो, ये इसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, हम्म। मिरर इमेज को आपने रोटेट किया, तो पीछे भी क्लोरीन, आगे भी क्लोरीन। इसको उठा के अगर आप इसके ऊपर रख दो,
पहले वाले को, थर्ड वाले को आप फर्स्ट वाले के ऊपर रख दो, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो ये आपका ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाता है। तो ठीक। दिस इज योर कायरल, और ये जो कायरल मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है इसी को हम कायरलिटी कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स अपनी मिरर इमेजेस के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए वो कायरल मॉलिक्यूल्स, जो सुपर इम्पोज नहीं हो पाते उनको हम ए कायरल मॉलिक्यूल्स कहते सर आज यहीं पे छोड़ दे। हैं। तो बोल देते हैं नहीं माने तो। नहीं, मन नहीं, कहीं जाना था। अच्छा, जाना है। हाँ। ठीक है, फिर जाओ।